नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली खेलने जा रहा था, सोचा उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दूँ और थोड़ा-सा यहाँ पे हम चीज़ों को सीरियसली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक एनएससी की तरफ से मल्टीपल सर्कुलर आए थे, जहाँ पे कि एनएससी ने सबसे पहले अपनी एक्सपायरी को थर्सडे से चेंज करके मंडे को शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो अपडेट आया कि एनएससी के जो एमडी और सीईओ थे, उन्होंने ये बोला है कि सारे एक्सचेंज की एक यूनिफॉर्म एक ही दिन की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली एक्सपायरी को लेके एनएससी और बीएससी इस चीज़ को झगड़ रहे हैं कि कौन कितना बेसिकली मार्केट शेयर खा सकता है। तो बीएससी को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। बीएससी का जो एक्सपेक्टेशंस लगाया गया कि करीब-करीब 4% मार्केट शेयर यहाँ से कह सकते हैं इरोड हो सकता है और कम हो सकता है, क्योंकि एनएससी अब बीएससी से पहले अपनी एक्सपायरी करा रही है। अब यहाँ पे ओवर द नाइट जो बेसिकली सेबी की तरफ से अनाउंसमेंट, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ, अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो हो सकता है सेबी कंफर्म कर दे। तो सेबी भी पूरी तरीके से पागल हो गई है। सेबी ने अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं सूटेबिलिटी टेस्ट। सूटेबिलिटी टेस्ट का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि जो लोग एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये सूटेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। और सूटेबिलिटी टेस्ट के साथ साथ आपको अपनी जो इनकम है उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है एफएनओ ट्रेड करने के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, यानी आपको अब पहले पैसे भी दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई साहब, मेरे पास मान लो लेटर सपोज सेबी ने बोला मिनिमम 3 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप 3 लाख रुपए इकट्ठे करना, फिर इनको बताना कि मेरे पास 3 लाख है। उसके बाद आप टेस्ट को पास करना। टेस्ट पास करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जाके एफएनओ कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक प्रपोजल है जो सेबी कमेटी में यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है। ये भी एक पॉइंट रखा गया है कि सूटेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे एफएनओ ट्रेडर्स के लिए लाएंगे। अब ये सूटेबिलिटी टेस्ट सबके लिए अप्लाइड होगा, मतलब जो एचएनआई है या जो एफआईआईज हैं या फिर जो इंडियन रिटेल है, सबके लिए होगा या सिर्फ रिटेल के लिए होगा? ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनिंग वाली बात यहाँ पे रहेगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सेबी का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एफएनओ को कम करना, यानी रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है, उसको यहाँ पे कैसे भी करके और मिनिमाइज करना ताकि लोग लॉस ना कर सकें। ठीक है, यही चीज़ सरकार ने बोली थी कि जब एसटीटी हाइक हुआ था बजट में कि हम एसटीटी, एलटीसीजी और एसटीसीजी इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि लोग जो लॉसेस कर रहे हैं वो लॉस ना करें। ठीक है, अब अल्टीमेटली एक पॉइंट सोचने वाली बात यह है कि लेट अस सपोज अगर सेबी इस चीज़ को ले आती है, वो बोलती है कि आपको सूटेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, और जो बंदा सूटेबिलिटी टेस्ट पास करके एफएनओ ट्रेड कर रहा है, तो क्या उसको एसटीटी कम देना पड़ेगा? ऐसा कोई यहाँ पे प्रोविज़न तो है नहीं। मतलब सरकार ने अपना टैक्स भी बढ़ा दिया, प्लस सेबी ये बोल रही है अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कि अब आप सूटेबिलिटी टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद जब आप पास होगे तब जाके आप एफएनओ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि बंदा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके काम कर रहा है, बट सामने वाला उसको एक नंबर की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है। जब भी आप किसी टेस्ट को पास करते हो, अगर आप वो जॉब का टेस्ट है तो आपको जॉब मिलती है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट का है तो उस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आप किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास करके उस चीज़ में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसका एडवांटेज आपके फ्यूचर ग्रोथ में मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सरकार अपना टैक्स टैक्स कलेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो टैक्स है उसको कलेक्ट कर रही है। सेबी अपने नंबर बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल ला रहा है। ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज कमा रहा है। तो अल्टीमेटली पिस कौन रहा है? पिस रहा है रिटेल ट्रेडर। वो कैसे पिस रहा है उसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये सूटेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हो सकता है अनाउंस हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना इजी दिखता है। क्योंकि सूटेबिलिटी टेस्ट में किस किस टाइप के लोगों को लाओगे आप, कि आप रिटेल को लाओगे, एचएनआई को लाओगे, एफआईआईज को लाओगे, किस किस को लाओगे? क्योंकि एफएनओ तो सब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबके लिए सूटेबिलिटी टेस्ट होगा या फिर रिटेल के लिए होगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, बट स्टिल इस सर्कुलर के बाद सेबी भी पूरी तरीके से पागल हो गया है, क्योंकि ये इलॉजिकल है। या तो आप ये बोलो कि जो सूटेबिलिटी टेस्ट पास करके ट्रेडिंग करने जाएगा उसकी एसटीटी नहीं लगेगी, उसकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, आप पैसा कमाओ। ठीक है, तो ये समझ में आता है क्लियरिटी। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मेरे क्लाइंट का है, और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को बिल्कुल बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉको जैसे ब्रोकर्स में आपका अकाउंट होना चाहिए, जहाँ पे कि आपकी जो प्राइसिंग है वो
कम हो। अगर आप हायर प्राइसिंग पे ट्रेड करोगे तो आप पैसा बनाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रुपये पर ट्रेड पे है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेरे क्लाइंट हैं वो बेसिकली इन्होंने मेरे से कोर्सेज लिए थे और चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं। तो इन्होंने मेरे को अपना P&L स्टेटमेंट भेजा था, जो कि 1 मार्च से लेके 1 मार्च 2024 से लेके 14 मार्च 2025 तक है, ठीक है। आप देख रहे हो ज़्यादातर टाइम ये हरे निशान में रहे हैं, ठीक है। लॉसेस भी हैं लेकिन हरे निशान में। अब देखो उनका रियलाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 2.24 लाख का है। यानी ट्रेडिंग इन्होंने जो करी उससे ये प्रॉफिटेबल है, लॉस में नहीं है। बट जब आप चार्जेस के फॉर्मेट में जाते हो तो आपको दिखेगा 4.34 लाख के यहाँ पे चार्जेस हैं, और 82.6 यहाँ पे ये क्या है, अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स है। तो नेट लॉस इनका कितना है, करीब 2.09 लाख का यहाँ पे नेट लॉस है। वो लॉसेस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज लगी, टैक्सेस लगे। वो कितने कितने लगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, ये जो ब्रोकरेज है करीब करीब 2,89,000 यहाँ पे ब्रोकरेज लगी। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 40,000 लगे यहाँ पे। और इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें तो करीब 59,000 लगा है। और एसटीटी आपका 42,000 लगा है। सेबी टर्नओवर फीस 131 लगी है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देखोगे तो करीब 1,804 रुपये लगी है। और एनएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, मुझे नहीं पता, इस बंदे ने 384 रुपीज़ भरा है। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे अकाउंट है, 17 करोड़ डीमेट है। मैं कहता हूँ अगर एक्टिवली अगर 3-4 करोड़ लोग भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत बड़ा है। बट इसका एडवांटेज किसको मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ये पैसा एनएससी से भी सरकार अपने पास फ्री ऑफ कॉस्ट रख रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही है कि जो एफएनओ में लॉस कर रहे हैं तो क्या वो ट्रेडिंग लॉस पे है या फिर वो चार्जेस और इन सब चीज़ों को लेके लॉस में है। अगर ये चार्जेस कम हो जाएं, लेटर सपोज जैसे मैंने आपको ब्रोकरेज का पार्ट बताया है, ब्रोकरेज का पार्ट मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है, बहुत बार मैंने इस वीडियो को बना के आपको बताया है कि अगर आप ब्रोकरेज को सेव करोगे तो आप चांसेस वेरी हाई कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप सोचो कि 2,89,000 रुपीज़ की ब्रोकरेज है 1 साल की, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे एसेट्स को अगर कोई स्टॉकों को यूज़ करता है तो अगर सिर्फ 1,300 रुपये का प्लान एक्टिवेट करता है तो अगर अराउंड एस्टिमेट लगाया जाए तो 15,000 रुपये आप साल का यहाँ पे देते हो, 16,000 रुपये आप साल का दोगे आप फिक्स प्लान का। उसके बाद आपका 3 रुपये पर ट्रेड है। तो मोटा मोटा अगर मैं खूब ट्रेड भी करेगा ना बंदा तो उसका काम अराउंड 80-90 हज़ार रुपये में पूरे साल का हो जाएगा, जो कि अदर ब्रोकर पे कितना जा रहा है आप देखो, करीब करीब 2,89,000 रुपीज़ जा रहा है। मतलब अगर कोई ऐसे एस को यूज़ करता है और इतनी ही फ्रीक्वेंसी, ऐसे एस कह रहा हूँ, स्टॉको हो गया, अब स्टॉको में अगर यूज़ करता है और इतनी ही फ्रीक्वेंसी में ट्रेड करता है जितनी फ्रीक्वेंसी इस पर्सन ने यूज़ करी है, 2,89,000 की ब्रोकरेज पे करी है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ 90,000 रुपीज़ में इसका ये काम पूरा हो जाता ट्रेडिंग का। और नेट ये आज के टाइम में लगभग लगभग ब्रेक इन पे होते या फिर थोड़ा बहुत लॉस में होते, ये चीज़ समझ लीजिए। बट अभी क्या है, अभी ये पूरा 2 लाख रुपए लॉस है। फिर इनका जो लॉस होता वो थोड़ा सा कम होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना अभी दिख रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को ट्रेडिंग करना नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मार्केट में जो चार्जेस हैं ना ये इतने हाई हैं कि इन चार्जेस के साथ साथ ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। अब इसमें क्या है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपकी ट्रेड बहुत कम होनी चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मिनिमम 1:4-5 के जोन में होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। अगर इससे नीचे काम कर रहे हो तो चांसेस वेरी हाई कि आप लॉस में ही होने वाले हो आगे आने वाले दिनों में। अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया है, आप सिर्फ अपने सेटअप पे काम करते हो, तो यहाँ पे अलग चीज़ है। जस्ट लाइक अ सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हो 2.24 लाख का रियलाइज प्रॉफिट है। चार्जेस जैसे ही ऐड हो रहे हैं इसमें तो -2.09 लाख हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सजेशन कर रहा हूँ कि अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं और आप वास्तव में चाहते हो कि मैं ट्रेडर बनूँ, तो आपको इनिशियली कुछ ऐसा ब्रोकर ढूँढो जहाँ पे कि आपके ब्रोकरेज चार्जेस कम रहें, क्योंकि टैक्स नहीं बचा सकते आप।
आप टैक्स नहीं बचा सकते, टैक्स आपका इतना ही लगेगा जितना ये लग रहा है, ठीक है? आप इसको कम कर सकते हो और इसको कम करने का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इसको कम करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और कम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप स्टॉकों में अकाउंट ओपन करा लो। मैं इसको पिछले 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, अगर मैं ब्रोकरेज नहीं बचाऊँगा, मैं प्रॉफिटेबल आ ही नहीं सकता। क्योंकि इतने हायर चार्जेस पे कैसे कोई ट्रेड कर लेगा, ठीक है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट खोल लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हायर ब्रोकरेज पे कर रहे हो। नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस अगर आपको बचानी है तो आप उसके लिए कोड यूज़ कर सकते हो PY118। ये कोड पे आप इजीली आप ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस के साथ अपना अकाउंट ओपन करा लोगे। और ये जो सर्कुलर है सेबी का, मेरे हिसाब से सर्कुलर का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर कोई फैसिलिटीज़ दे तो 100% ये बेनिफिशियल होगा। अगर सेबी बोलता है जो लोग टेस्ट पास करेंगे उनके लिए एसटीटी नहीं लगेगी या फिर ब्रोकरेज नहीं लगेगी या फिर उनको एडिशनल कुछ स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो समझ में आता है। आपसे भी टेस्ट भी ले रही है सरकार, टैक्स भी ले रही है, ब्रोकरेज भी ले रहा है, तो रिटेल ट्रेडर करे तो करे क्या? सारे टैक्स भरने के बाद यहाँ पे ब्रोकर को, सारे टैक्स भरने के बाद सरकार को यहाँ पे, उसके बाद सरकार ये बोलती है एफएनओ में सट्टेबाजी हो रही है। तो भाई टैक्स क्यों ले रहे हो? इसको बंद कर दो ना। आप अपनी कमाई करने के बाद ऐसा बोल रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड को या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे कि सट्टेबाजी हो रही है, तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो? मत लो ना। आप बोलो कि भैया हम बंद कर रहे हैं, इसमें सट्टेबाजी हो रही है, इसको क्लियरली हम बंद करेंगे। आप भर भर के तो टैक्स ले रहे हो। एक एक बंदा आपको साल साल भर में आपको कितना जीएसटी और ये एसटीटी मिला के 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहा है। आप लगा लो हिसाब भाई। 40-40 हज़ार करोड़ की एसटीटी आती है, जीएसटी का नंबर तो अलग ही लेवल का होगा, ठीक है ना? जब एसटीटी का इतना बड़ा नंबर है तो जीएसटी का तो अलग ही लेवल का नंबर होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग कमा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ कमा रहे हैं, इसीलिए वो 4-5% के ज़ोन में आते हैं। जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कमाने की, और जो लोग सिर्फ टाइम पास है, देखो सिंपल सी चीज़ है, 100 में से करीब करीब 60% तो टाइम पास करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 60% आपके टाइम पास ही कर रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ लक आजमा रहे हैं। जो बिगनर लक लक होता है उसको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बट इसके ऊपर जो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 70-80, उनमें से कुछ जो फिल्ट्रेशन होके 10-15% वो वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं मार्केट से पैसे कमाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। वो दिन दिन भर इस चार्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्राइस पैटर्न समझते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करके ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल है। तो उनको एप्रिशिएट करने की बजाय आप पूरे सेगमेंट को ख़राब बोलोगे तो ये चीज़ गलत है, ठीक है ना? और अगर आपको टेस्ट ही कराना है तो डेफिनेटली आप कराओ, आप उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दो। अगर आपको लगता है कि मैं टेस्ट दे पास करने के बाद मेरे को कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो उसका फ़ायदा क्या है फिर इस टेस्ट का? आप सिर्फ एक सेगमेंट को ओपन करने के लिए टेस्ट कर रहे हो। कुछ तो फैसिलिटीज़ दो कि हाँ भाई साहब आपका एसटीटी नहीं लगेगा या फिर ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कह सकते हैं बात करने वाली हैं, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर कौन बात करेगा सेबी से, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सेबी को लगता है कि मार्केट उनके बाप का है, वही चला रहे हैं, और सरकार को ये लगता है कि मार्केट अच्छी जगह है टैक्स कलेक्शन का, क्योंकि यहाँ से जीएसटी और एसटीटी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए वो अपने अपने फिगर, जो टारगेट फिगर हैं, हर साल रिवाइव कर देते हैं। जो टारगेट फिगर पिछली बार 40,000 50,000 करोड़ का था, इस साल उन्होंने 80,000 करोड़ का टारगेट रखा। तो सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, सेबी अपनी कह सकते हैं रेपुटेशन बनाना चाहती है, बट अल्टीमेटली पिस कौन रहा है इसमें? रिटेल ट्रेडर। अब वो ट्रेडर करना क्या चाहता है वो पता नहीं, बट देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या इशू होता है यहाँ पे और किस तरीके से नए नॉर्म्स आते हैं। बट फिलहाल जो पिछले 2-3-4 सर्कुलर आए हैं बिल्कुल बकवास सर्कुलर थे। अल्टीमेटली उससे लोगों को प्रॉब्लम ही हो रही है, और वो प्रॉब्लम उनके लॉसेस का कारण भी बन रही है, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।